Today we are going to start our next section, that is sequences. We have completed our first section and this is our second section in which we will study about sequence. Sequence होता क्या बच्चे? Sequence भी एक function है. Sequence भी एक function है जिसकी डोमेन क्या होती है? Set of natural numbers. वो फंक्शन जिसकी डोमेन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रेंज क्या है? कोई भी सेट हो सकता है. ठीक है, then that function is said to be a sequence. क्या कहा हमने? वो फंक्शन जिसकी डोमेन क्या हो? नेचुरल नंबर्स एंड रेंज क्या हो? कोई भी सेट. then that function is said to be a sequence. आपने फंक्शंस, रिलेशंस प्लस टू में किए हुए हैं. फंक्शंस क्या होते हैं? जो हर एक एलिमेंट की जिसमें यूनिक इमेज आती है. ठीक है, अगर हम हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम कहते हैं f इज अ फंक्शन from x to y, then for every element of x there must exist a unique element in y such that f of x is equals to that unique element. ठीक है, रिलेशन चार टाइप के होते हैं. कौन कौन से? वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी. बट इनमें से दो ही तरह के जो मैपिंग्स हैं वो फंक्शंस होते हैं. दो ही तरह के फंक्शंस होते हैं. कौन कौन से? इन रिलेशंस में से वन एंड मैनी टू वन. मतलब हर एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, एक से ज़्यादा इमेजेस पॉसिबल नहीं होती. ठीक है, फंक्शंस में अब एक डोमेन सेट होता है और एक रेंज सेट होता है ना. डोमेन सेट मतलब जो वैल्यूज हम उस फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. रेंज सेट क्या होता है? मोस्टली जो हमारी इमेजेस आती है, जो हमारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर्स आते हैं, उनका जो सेट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? रेंज सेट. ठीक है, सो वो फंक्शंस जिनकी डोमेन सेट नेचुरल नंबर्स हो, यानी कि उनके अंदर हम कोई भी नेचुरल नंबर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट इन दिस सेट. ठीक है, और ये सेट एक्स कुछ भी हो सकता है. देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज सेड टू बी अ सीक्वेंस. फाइन. नाउ एक रियल सीक्वेंस का मतलब क्या है? अगर हमारा जो ये सेट है, जो रेंज है या कोडोमेन है, ये सेट क्या हो? रियल नंबर्स का सेट है. अगर फंक्शन जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर्स ही हो बट जो इमेज है सेट है, यानी कि रेंज या कोडोमेन सेट है, वो क्या हो? रियल नंबर्स. देन दैट सीक्वेंस इज सेड टू बी अ रियल सीक्वेंस. क्योंकि रेंज जो है वो कोई भी सेट हो सकता है. अगर रेंज का सेट रियल नंबर्स का सेट है या रियल नंबर्स का सबसेट है, then we say that sequence is a real sequence. Fine. Now how will you represent a sequence? Suppose हमने कहा कि फंक्शन लिया, उसमें 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज 1 एंड 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज 4 एंड 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज 9. सो आई मार्क this 1 as a1, this 4 as a2 and this 9 as a3. आपको एक पता लग रहा होगा इसमें अगर 1 पुट किया तो 1, 2 पुट किया तो 4, 3 पुट किया तो 9. अगर मैं 4 पुट करूँगी, सपोज दैट इज इक्वल्स टू 16. तो ये जो फंक्शन है वो क्या बन रहा है? दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल्स टू 16. सो ये हमारा बेसिकली क्या बन रहा है कि जो मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ उसका स्क्वायर हमारी इमेज है. इजंट इट? अगर हमने x को a को 1 पुट किया, इसमें जो वैल्यू थी वो 1 पुट की, तो हमारे पास इमेज क्या आई? 1. एंड 2 पुट किया तो इमेज क्या आई? 4. 3 पुट किया तो 3 का स्क्वायर इज 9. 4 पुट किया तो 4 का स्क्वायर इज 16. इसका मतलब जो ये वैल्यूज बन रही हैं वो किस तरह की आ रही हैं? हर नेचुरल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग वी आर फाइंडिंग आउट अ वैल्यू. ठीक है, एक वैल्यू आ रही है और वो वैल्यू किस टाइप की है? दैट इज द स्क्वायर ऑफ दैट नेचुरल नंबर. इट मीन्स an इज इक्वल्स टू n स्क्वायर. तो nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस क्या होगी? n स्क्वायर. तो हम सीक्वेंस को f1, f2, f3 ऐसे लिखने की बजाय किस फॉर्म में लिखते हैं? आप इस फॉर्म में a n एंड ये ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, ओपन एंड दिस वे ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल्स जो होते हैं वो सिंबल्स हम यूज़ करते हैं सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए. दिस रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस वेयर n इज अ नेचुरल नंबर. ठीक है, और ए एन क्या आएंगी? जो इमेजेस आएंगी. एन को पुट करने के बाद जो आंसर्स आएंगे दे आर योर ए एन्स. फाइन. जैसे यहाँ पर आंसर क्या आया था? a1 पुट करने पे 1, तो a1 थी वो वैल्यू. 2 पुट करने पे 4, तो a2 एंड सो ऑन. फाइन. सो हम इसको सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली क्या करते हैं? पहली कुछ टर्म्स लिख लेते हैं
और फिर उसके बाद उसको जनरलाइज करके उसकी nth टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं and write that nth term in this bracket that will give you a sequence where this n belongs to natural numbers. अब एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि किसी भी सीक्वेंस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, हमेशा इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि हमने कहा 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी इमेज है, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी इमेज है, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी इमेज है, 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी इमेज है। इसका मतलब, और नेचुरल नंबर्स कितने हैं? इनफाइनाइट। और हर नेचुरल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज है, इसका मतलब जो सीक्वेंस में एलिमेंट्स आएंगे वो भी कितने आएंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। Let's take some examples of sequences. First example is an equal to 1 by n. अगर मैं an को 1 by n डिफाइन करती हूँ तो ये सीक्वेंस किस टाइप की होगी? हमें पता है n कहाँ बिलोंग करेगा? नेचुरल नंबर्स में। तो ये सीक्वेंस क्या बनेगी? n इक्वल टू 1 पुट किया तो 1, 2 पुट किया तो 1 by 2, 3 पुट किया तो 1 by 3, 4 पुट किया तो 1 by 4 and so on. So this is your sequence 1 by n. ठीक है? क्लियर है ये चीज़? अब नेक्स्ट चीज़, अगर हम सपोज ये टर्म्स लेती हूँ मैं, सपोज योर a1 इज़ 1, a2 इज़ 8, a3 इज़ 27, a4 इज़ 64 and so on. So how will you find out what is your nth term? We can easily see it is nothing but 2 cube. This is your 3 cube and this is your 4 cube. So what is your an? This is nothing but n cube. Right? In this way you can find out the terms of the sequence से हम sequence की general term निकाल सकते हैं और general term से हम terms of the sequence find out कर सकते हैं। ठीक है? अब इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं जिससे आपने कुछ टर्म्स लिखनी है सीक्वेंस की क्या होगी। फॉर एग्जांपल an इक्वल टू 1 upon 2n minus 1. I hope you can write down the terms of the sequence very easily. I am giving you some more examples जिसको आपको वर्कआउट करना है और इसकी एग्जाम वैल्यूज निकालनी है। ठीक है? लाइक 1 upon 2n plus 1 and next is a 2n minus 1 is equal to 2n minus 1 and a 2n equal to 2 raised to 5. दिस इज वन सीक्वेंस जिसकी ऑड और इवन टर्म्स आपको अलग अलग दी गई हैं। ठीक है? आपने इसकी कंप्लीट सीक्वेंस लिखनी है कि वो सीक्वेंस किस टाइप की होगी। सो दीज 3 एग्जांपल्स यू हैव टू वर्क आउट। ओके, नेक्स्ट इज रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। अभी हमने इतनी सारी सीक्वेंसेस करी, इसमें रेंज ऑफ अ सीक्वेंस का मतलब क्या है? रेंज क्या होती है? वो एलिमेंट्स का सेट जो हमारी इमेजेस आती है। ठीक है? जैसे अभी अभी एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको करवाए हैं उनमें क्या था, लेट्स सी दोस एग्जाम्पल्स फर्स्ट। यस, इस एग्जाम्पल्स में अगर मैं बात करूँ an इक्वल टू 1 by n, इसमें जो ये इमेजेस आई, ये जो इमेजेस का सेट बना हमारे पास, दिस इज सेड टू बी रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। तब आप कहोगे मैम रेंज में और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस हुआ? बाई चांस आपने जितने भी एग्जाम्पल्स यहाँ किए हैं उन सब में हर एलिमेंट जो है वो डिफरेंट आ रहा है ना? बट ज़रूरी नहीं है कि हर एलिमेंट हमारी सीक्वेंस का डिफरेंट ही। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेक दिस सीक्वेंस -1 raised to power n, अब इसमें अगर मैं टर्म्स देखूँ तो वो क्या आएंगे? -1, a को 2 पुट किया तो 1, a को 3 पुट किया तो -1, a को 4 पुट n को 4 पुट किया तो 1 एंड सो ऑन। सो अगर मैं नेचुरल नंबर पुट करके जा रही हूँ तो हमारे पास a1, a2, a3, a4 ये वैल्यूज आ रही हैं। सो अब इसमें सिर्फ जो इमेजेस आई वो 2 ही आ रही हैं, 1 और -1। इट मीन्स रेंज क्या होती है? जो आपके पास इमेजेस आ रहे हैं उनमें से जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उनका जो सेट होगा दैट इज सेड टू बी रेंज ऑफ द सीक्वेंस। रेंज ऑफ अ सीक्वेंस मतलब सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है? सो रेंज क्या होती है? set of all distinct terms of the sequence. Range of a sequence क्या होता है? set of all distinct terms of the sequence. अब इस सीक्वेंस में हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऐसे थे जो डिफरेंट आए थे, तो ये रेंज बन गई थी। ठीक है? अगर मैं सीक्वेंस ही ऐसे डिफाइन कर दूं an is equals to 2, देन a1 भी 2 है, a2 भी 2 है, a3 भी 2 है एंड ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर 2।
Therefore, range of this sequence is nothing but 2. फाइन. सो रेंज में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं. लाइक दिस एग्जांपल वेयर द रेंज ऑफ द सीक्वेंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एंड दीज आर द टू एग्जांपल्स वेयर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रेंज आर फाइनाइट. बट जो सीक्वेंस है वो हमेशा इनफाइनाइट रहेगी. क्यों? क्योंकि हर नेचुरल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इमेज आ रही है वो कॉरेस्पॉन्डिंगली टर्म्स हैं सीक्वेंस की. अब मैं इस चीज को अगर सीक्वेंस फॉर्म में लिखूंगी तो ये सीक्वेंस क्या लिखी जाएगी? इफ आई राइट an is equals to 2, this is your sequence, then I'll write the sequence as 2, 2, 2, 2 and so on. It is a sequence. But if I write down the range of the sequence, that is a set which contains only one element, that is 2. Fine. So there is a difference between a sequence and range of a sequence. सीक्वेंस हमेशा इनफाइनाइट होएगी और रेंज जो है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं. लाइक इफ आई टेक an is equals to n, then this sequence contains elements 1, 2, 3, 4, 5 and so on, which is infinite, and its range also contains all the elements of the sequence. ठीक है? So range can be finite or it can be infinite. ठीक है? अब मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकती हूँ. देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट रेंज ऑफ अ सीक्वेंस. ऐसी सीक्वेंस जिसकी रेंज क्या हो? फाइनाइट. लाइक आई डिफाइन a of 2n is equals to 2 and a of 2n minus 1 equal to 3. अब ये सीक्वेंस क्या बनेगी? जो ऑड वैल्यूज हैं वो 3 आएंगी, जो इवन वैल्यूज हैं वो सारी की सारी 2 आएंगी. सो इट मीन्स 3 2 3 2 3 2 एंड सो ऑन. ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? अगेन द रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स एंड दिस सीक्वेंस इज इनफाइनाइट. फाइन. सो रेंज ऑफ अ सीक्वेंस, आई एम गोइंग टू रिपीट. व्हाट डू यू मीन बाय रेंज ऑफ अ सीक्वेंस? इट इज अ सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. सीक्वेंस में जितनी डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं उनका जो सेट बनेगा उसको हम कहते हैं range of the sequence. And sequence क्या होती है हमारे पास? It's a function from set of natural number to any set. ठीक है? तो उसमें हमारे पास हमेशा infinite number of elements आएंगे. अब ये नोटेशन भी आपने याद रखनी है. This notation is used to represent a sequence and this notation is used to represent a set. And हम कौन सा set यहाँ define कर रहे हैं? That is a range of a sequence. ठीक है? That is a set. इसलिए हमने इसकी ये नोटेशन यूज की है. Now next is what is a constant sequence. अब हमने जो पीछे एग्जांपल्स किए हैं अभी अभी, इनमें से आपको कोई भी एक कांस्टेंट सीक्वेंस या कोई सीक्वेंस मिली? पहली बात तो कांस्टेंट सीक्वेंस का मतलब देखते हैं क्या होता है. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सेम, जो चेंज ना हो. इसका मतलब वो सीक्वेंस जिसके सारे एलिमेंट्स सेम हो उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट सीक्वेंस. एंड हियर वी हैव डन वन सीक्वेंस व्हेन an is equals to 2, है ना? हर एलिमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस क्या था? 2 2 2 2 2. इसका मतलब दिस सीक्वेंस इज सेड टू बी अ कांस्टेंट सीक्वेंस. सो हाउ विल यू डिफाइन अ सीक्वेंस जिसके लिए an की वैल्यू फॉर एवरी n इज द सेम? an is equals to some constant for every n belongs to natural numbers, then that sequence is said to be a constant sequence. Right? Now next thing which we have already done, that is bounded set or unbounded set. पहले हमने सेट्स की बात की थी, अब हम सीक्वेंसेस की बात करेंगे. किसी भी सीक्वेंस को हम बाउंडेड या अनबाउंडेड कब कहते हैं? पहली चीज इसमें वही डिफाइन करेंगे. पहले हम बाउंडेड से पहले बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो की बात करेंगे. ठीक है? बाउंडेड अबव सीक्वेंस. बाउंडेड अबव सीक्वेंस का मतलब क्या है? लेट an be any sequence and it is said to be bounded above. हमने जैसे सेट्स के केस में किया था ना, वैसे ही इसको डिफाइन करते हैं. अब सीक्वेंस, हम जितनी भी सीक्वेंस ले रहे हैं वो रियल सीक्वेंसेस ले रहे हैं. यहाँ पर आपके चैप्टर में सिर्फ रियल सीक्वेंसेस से आप डील करोगे. तो इसका मतलब जो भी ये an की वैल्यूज हैं ये सारी की सारी रियल नंबर्स हैं. अब रियल नंबर्स हैं तो ये एक सेट ही बनेगा ना पूरा का पूरा. जब a1 a2 a3 है, चाहे इनफाइनाइट सेट है हमारे पास, ये इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. इस सेट को हम बाउंडेड अबव कब कहेंगे? अगर एक ऐसा रियल नंबर हमें मिल जाए सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस इज लेस देन दिस.
सारे के सारे AIs जो है A1, A2, A3 जितनी भी वैल्यूज हैं इस सीक्वेंस के अंदर, अगर वो सारी की सारी इस K नंबर से छोटी हैं तो हम क्या कहेंगे, दिस K इज एन अपर बाउंड, it's an upper bound for the sequence AN, for sequence AN, है ना। इसका मतलब इस सीक्वेंस के लिए K क्या हो गया, अपर बाउंड, और इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, दिस सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड अबव। ठीक है, अगर एक ऐसा नंबर मिल जाए जो सारे एलिमेंट्स को, जिस सीक्वेंस के अगर सारे एलिमेंट उससे छोटे हैं, तो ये एलिमेंट क्या बन जाएगा, अपर बाउंड फॉर द सीक्वेंस, एंड द सीक्वेंस इज सेड टू बी बाउंडेड अबव। वही डेफिनेशन है जो सेट्स के लिए करते थे, बट वहाँ सेट के एलिमेंट्स की बात करते थे, यहाँ पे सीक्वेंस के एलिमेंट्स की बात करेंगे। नाउ हाउ विल यू राइट डाउन इट मैथमेटिकली, मैथमेटिकली हम इसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखोगे इसको, कि देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट a real number K such that, 2 मिनट रुक जाओ, यस, अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर K such that an is less than or equal to K for every n belongs to natural numbers। हर नेचुरल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो ये एलिमेंट आएगा, अगर वो K से लेसर या उसके इक्वल हो जाए, देन वी से दैट द सीक्वेंस AN इज बाउंडेड अबव। और किससे बाउंडेड होएगी ये सीक्वेंस, बाय K, and this K is said to be upper bound of the sequence AN। Fine। अब सिमिलरली अगर मैं ये बाउंडेड बिलो की बात करूं, पहले इसका एक एग्जांपल कर लें। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द सीक्वेंस AN इक्वल टू 1/n। अब इस सीक्वेंस के अगर मैं एलिमेंट्स लिखती हूँ तो क्या आएंगे, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 and so on, and we can easily see that every element of this sequence is less than 1। अगर मैं इसके सारे एलिमेंट्स की बात करूँ तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स या तो 1 के इक्वल हैं या 1 से छोटे हैं। सो वी कैन राइट कि for every n belongs to natural numbers, an is less than equal to 1। It means this one is an upper bound of the sequence and this sequence is bounded above। ठीक है, now we take second thing, that is bounded below sequence। अब सीक्वेंस को बाउंडेड बिलो कब कहेंगे, हम रियल नंबर्स में ही बात कर रहे हैं, कैसे कहोगे आप, अगर मैं रियल लाइन की बात करूँ, इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर K, वहाँ ये बड़ा नंबर था, यहाँ ये छोटा नंबर होगा। ठीक है, अगर हम एक ऐसा रियल नंबर K फाइंड आउट कर सकते हैं सच दैट सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स इस K से बड़े हो जाए, फॉर एवरी AN बिलोंग्स टू द सीक्वेंस, अगर ये सारे एलिमेंट्स इस K से क्या है, बड़े, then we say that this sequence AN is bounded below and it is bounded below by K dash, K या K dash जो भी हम नंबर ले रहे हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, कोई भी सीक्वेंस AN बाउंडेड बिलो कब होगी, is bounded below if there exists a real number K such that every element of the sequence is greater than or equal to this K। अगर greater हो या इस K से equal हो, कब, for all n belongs to natural numbers। जब हम ये चीज़ लिख देते हैं इसका मतलब ये हो गया कि सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स, बिकॉज सारे एलिमेंट्स किस पे डिपेंड करते हैं, n के ऊपर, n1 होगा तो एक एलिमेंट आएगा, n2 होगा तो सेकेंड एलिमेंट आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम ये चीज़ लिखते हैं इसका मतलब क्या, हर एक एलिमेंट सीक्वेंस का इस K से क्या होना चाहिए, बड़ा। सो दिस इम्प्लाइज दैट स्मॉल k इज लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस
or you can say sequence is bounded below by k. अगर मैं सेम एग्जांपल देखूं जो हमने पहले किया है, इस केस में जो सारे एलिमेंट्स हैं वो 0 से बड़े हैं। इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट 0 से क्या हैं, बड़े। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो बाय 0 एंड 0 इज द लोअर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, या चेक कर सकते हो कि कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड बिलो या बाउंडेड अबव है या नहीं। अब किसी सीक्वेंस को बाउंडेड कब कहेंगे? अगर वो सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, then we say that that sequence is a bounded sequence. Again the same example work here, and ये सीक्वेंस जो है इसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है, तो ये सीक्वेंस क्या हो गई, बाउंडेड सीक्वेंस। अ सीक्वेंस which is bounded above as well as bounded below, that sequence is said to be बाउंडेड सीक्वेंस। और अगर इसे मैथमेटिकली लिखें तो हम क्या कह सकते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट टू नंबर्स k1 एंड k2 such that every term of the sequence is greater than equal to one of them and less than equal to other one for every n belongs to natural numbers। एक नंबर से सारी टर्म्स छोटी होनी चाहिए, दूसरे नंबर से सारी टर्म्स बड़ी होनी चाहिए, then we say that sequence is bounded। ठीक है, मैं इनको फास्ट सिर्फ इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इनको बहुत डिटेल में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। द जस्ट वे ऑफ राइटिंग इज चेंजिंग। वहाँ हम एलिमेंट्स ऑफ द सेट लेते थे, यहाँ पे हम एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस ले रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज अनबाउंडेड सीक्वेंस। अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है? अनबाउंडेड के लिए भी पहले हम अनबाउंडेड बिलो और अनबाउंडेड अबव की बात करते हैं। अनबाउंडेड बिलो का मतलब अगर ऐसा कोई रियल नंबर k हमें नहीं मिलता, यहाँ पे बिलो के लिए हमारे पास एक रियल नंबर k मिल गया था जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अगर ऐसा कोई भी रियल नंबर k नहीं मिलता जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यू कैन से कि सीक्वेंस के सारे एलिमेंट उससे बड़े हो जाएं, ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, देन वी से दैट दैट सीक्वेंस इज अनबाउंडेड बिलो। ठीक है, मतलब वो सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है नीचे की तरफ से। Similarly, unbounded above का मतलब क्या होगा? If there does not exist any real number k such that all terms of the sequence are less than equal to k, ऐसा कोई नंबर नहीं मिलता कि सीक्वेंस के सारे एलिमेंट इससे छोटे हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सीक्वेंस बाउंडेड अबव नहीं है। अगर वो बाउंडेड अबव नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज अनबाउंडेड अबव। फाइन, नेक्स्ट रिजल्ट इज अनबाउंडेड सीक्वेंस। क्या होगा? जो सीक्वेंस चाहे एक तरफ से बाउंडेड हो पर दोनों तरफ से बाउंडेड नहीं है। हो सकता है वो लेफ्ट बाउंडेड बिलो हो पर बाउंडेड अबव ना हो, बाउंडेड अबव हो पर बाउंडेड बिलो ना हो, और हो सकता है दोनों की तरफ से बाउंड ना हो। दैट सीक्वेंस इज सेड टू बी एन अनबाउंडेड सीक्वेंस। लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ अनबाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज आपके पास सीक्वेंस है n नेचुरल नंबर लिस्ट। अब ये सीक्वेंस में एलिमेंट्स कौन से हुए? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। वी नो दैट ये नेचुरल नंबर्स का जो सीक्वेंस है इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ऐसा नेचुरल नंबर या रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता कि सारे एलिमेंट जो है इस सीक्वेंस के उससे छोटे हो जाए। सो दिस सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड अबव, और ये एक साइड से भी बाउंडेड नहीं है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या होगी? अनबाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, ये लोअर साइड से तो बाउंडेड है क्योंकि सारे एलिमेंट 1 से बड़े हैं, but it is bounded below but not bounded above, therefore this sequence is an unbounded sequence. So in this way you can find out the different unbounded sequences. ठीक है, आपने इसके ऊपर वर्कआउट करना है कि डिफरेंट सीक्वेंसेस लेनी है और उनको चेक करना है कि whether they are bounded or not. Now next is least upper bound of the sequence and greatest lower bound of sequence. These we have already done for sets. Now we will define it for sequences. अब कोई भी रियल नंबर, any real number u is said to be least upper bound
ऑफ अ सीक्वेंस an इफ पहली कंडीशन क्या चाहिए कि ये एलिमेंट अपर बाउंड होना चाहिए। अपर बाउंड का मतलब an should be less than equal to u for every n belongs to natural numbers। मतलब सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स इस u से क्या होने चाहिए, छोटे, for all n belongs to natural numbers। and second is कि for every epsilon greater than 0 लीस्ट अपर बाउंड में हमने क्या कहा था, अगर हम इस नंबर से छोटा कोई नंबर लेते हैं तो वो अपर बाउंड नहीं होगा। इसका मतलब अगर मैं कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर लेती हूँ देन देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर m सच दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस नेचुरल नंबर m जो एलिमेंट आएगा इस सीक्वेंस का वो इस u माइनस एप्सिलॉन से क्या हो जाएगा, बड़ा। क्यों कहा हमने ये चीज, हमने ये कहा था कि अगर एप्सिलॉन ये u लीस्ट अपर बाउंड कब होगा, अगर इससे छोटा कोई और अपर बाउंड ना, इसका मतलब हमने इससे छोटा एक एलिमेंट ले लिया u माइनस एप्सिलॉन। अब ये अपर बाउंड नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सीक्वेंस का कोई ना कोई एलिमेंट इस नंबर से बड़ा होगा, तभी ये अपर बाउंड नहीं बनेगा ना। क्यों, क्योंकि अगर u माइनस एप्सिलॉन से सारे एलिमेंट छोटे हो गए इस सीक्वेंस के तो ये तो अपर बाउंड बन जाएगा। और ये अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट इस नंबर से क्या होना चाहिए, बड़ा। एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इसको लिखेंगे कैसे कि लेट देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट जो एलिमेंट आ रहा है वो क्या होएगा, इस नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए कि सीक्वेंस का एक एलिमेंट इस नंबर से क्या होना चाहिए, बड़ा। ठीक है, अब सीक्वेंस के एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नेचुरल नंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंग लिखते हैं। इसीलिए हमने कहा कि m के कॉरस्पॉन्डिंग जो कोई ना कोई ऐसा नेचुरल नंबर होगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट आएगा दैट इज ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन। फाइन, नाउ सिमिलरली हाउ विल यू डिफाइन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में क्या कहते हैं, अ रियल नंबर L is said to be greatest lower bound of the sequence an if पहली चीज क्या चाहिए हमें, an is greater than equal to L for every n belongs to natural numbers। मतलब ये जो एलिमेंट है L it should be a lower bound। और दूसरा हम कहते हैं इससे बड़ा कोई और लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए। बड़ा कोई और लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसमें कुछ भी छोटा सा ऐड करती हूँ तो सीक्वेंस के या एलिमेंट्स कुछ ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जो इससे क्या हो जाएंगे, छोटे। तो वो सीक्वेंस का एलिमेंट हम कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट आएगा वो L प्लस एप्सिलॉन से क्या हो जाएगा, छोटा। ठीक है, बस ये थोड़ी सी नोटेशन लिखने में डिफरेंस है, पर मीनिंग वही है कि एलिमेंट उससे छोटा होना चाहिए, बट वो एलिमेंट सीक्वेंस में कैसे लिखना है, दैट इज एलिमेंट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू नेचुरल नंबर्स और उस नेचुरल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट आएगा वो L प्लस एप्सिलॉन से क्या हो जाएगा, छोटा। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।